Hello everyone, and once again welcome back to all in my YouTube channel. And in this lecture we are going to start a new chapter for class 11 CBSE physics. As you all know that in every lecture before going to start a new unit or new chapter, we are discuss the detailed syllabus of every chapter. Similarly, today we will see the detailed syllabus of this chapter, chapter 9, mechanical properties of solid. डिटेल सिलेबस। तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं उसका नाम है इलास्टिक एंड प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड। जो सॉलिड मटेरियल होते हैं वो कभी कभी इलास्टिक प्रॉपर्टी शो करते हैं और कभी कभी प्लास्टिक बिहेवियर शो करते हैं, तो उसी के बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे। उसके बाद इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलास्टिक बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ इंटर एटॉमिक फोर्स। यहाँ पर तो हम लोग नॉर्मल डिस्कस करेंगे कि कोई भी सॉलिड जो है इलास्टिक और प्लास्टिक बिहेवियर शो करता है उसको, बट यहाँ पर हम लोग इंटर एटॉमिक फोर्स, चूंकि हम लोगों को पता है कि सभी सॉलिड जो है किसी न किसी एटम से या मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, तो उस एटम्स के बीच या मॉलिक्यूल्स के बीच ऐसा क्या होता है कि वो कभी कभी इलास्टिक की तरह बिहेव करते हैं और प्लास्टिक की तरह भी बिहेवियर शो करते हैं। उसकी पोटेंशियल एनर्जी और उसके बीच जो इंटर एटॉमिक फोर्स है उसमें क्या चेंजेस होती है, तो उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। उसके बाद इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो कि है स्ट्रेस। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये स्ट्रेस एक्चुअल में क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला वही होता है जो प्रेशर का होता है, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है प्रेशर से। तो प्रेशर और स्ट्रेस में डिफरेंस क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है आप लोग के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद स्ट्रेस का जस्ट अपोजिट, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेन। स्ट्रेन भी आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ये क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, ये कितने टाइप्स के पॉसिबल हो सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है इलास्टिक लिमिट। उसके बाद है हुक्स लॉ एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। उसके बाद नेक्स्ट है यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिक लिमिट में हम लोग ये देखेंगे कि किसी भी बॉडी को जब हम लोग स्ट्रेच करते हैं तो वो किस हद तक वो इलास्टिक प्रॉपर्टी शो करता है। एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर वो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी शो करना बंद कर देता है, उसको हम लोग इलास्टिक लिमिट कहते हैं। और इलास्टिक लिमिट में ही हम लोग देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है थ्री टाइप से होता है। फर्स्ट होता है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सेकेंड होता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और थर्ड होता है शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर का, 8 नंबर का और 9 नंबर का। ये जो टॉपिक है आप लोग के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, यहाँ से तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनने के आसार रहते हैं और यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, बट यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है आप लोग के बोर्ड एग्जाम में, जो कि है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर मेटेलिक वायर। जो मेटल वायर होता है उसके लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच हमको ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं या कर्व देखना है और उसको समझाना है। उसके बाद इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है 11th नंबर का, वो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेच्ड वायर और इलास्टिक एनर्जी। उसके बाद इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक होगा वो है पॉइसन रेशियो। यहाँ पर पॉइसन रेशियो का केवल फॉर्मूला देखेंगे, डेरिवेशन यहाँ पर नेसेसरी नहीं है। तो ये रहा चैप्टर 9 का डिटेल सिलेबस। अब चलिए इसको हम लोग 1 बाय 1 करके देखते हैं कि ये सभी टॉपिक हमको बोलना क्या चाहते हैं। तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इलास्टिक एंड प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड। लेकिन इस टॉपिक को समझने से पहले आप लोगों को रिजिड बॉडी क्या होता है ये पता होना चाहिए, जो कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। रिजिड बॉडी एक ऐसा बॉडी होता है जिसके ऊपर हम लोग कितनों भी फोर्स लगाएं वो उसके शेप और साइज में क्या नहीं होता है, चेंज नहीं होता, या डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस नहीं होता है, क्योंकि उन बॉडीज़ के एटम्स के बीच में हमारे द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है उनके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डिस्प्लेसमेंट लगभग नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, जैसे कि हार्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट में ऐसा होता है।
तो उन सभी हार्ड या सॉलिड बॉडी को ही हम लोग क्या कह देते हैं, रिजिड बॉडी कह देते हैं, जो कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं और वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। The bodies in which when we applied a force, then their shape, size do not change and their atoms does not displace, then this hard solid object are called rigid body. बट ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, कोई भी बॉडी जो है परफेक्टली रिजिड नहीं होता है। उसमें फोर्स अप्लाई करने पर वो कुछ ना कुछ उसका शेप, साइज या उनके पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसको हम लोग नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं। उसीलिए यहाँ पर नोट करके मैं लिख दिया हूँ, इन रियल लाइफ और रियलिटी सॉलिड बॉडीज डू नॉट परफेक्ट रिजिड, दे कैन स्ट्रेच, कंप्रेस्ड एंड bend and their atoms little negligible displays। बट रियलिटी में किसी भी सॉलिड के ऊपर जब हम लोग फोर्स लगाते हैं तो वो स्ट्रेच हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है, बेंड हो जाता है और उनके एटम्स के बीच डिस्प्लेसमेंट भी होता है, जो कि नेग्लिजिबल होता है। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया रियल लाइफ में कोई भी बॉडी जो है परफेक्टली रिजिड नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आप लोग को पता होना चाहिए, वो है डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स का मतलब होता है एक ऐसा फोर्स जो कि किसी भी बॉडी के शेप, साइज में चेंज करने के लिए हमको चाहिए रहता है। तो यहाँ पर उसी को लिखा है, अ फोर्स विच चेंज द साइज एंड शेप ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। तो डिफॉर्मिंग फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो किसी भी बॉडी के शेप, साइज को चेंज कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं इलास्टिक एंड इलास्टिसिटी। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग इलास्टिक के बारे में और इलास्टिसिटी के बारे में। तो नाम से ही हम लोग को समझ में आ रहा है कि इलास्टिक का मतलब ये मटेरियल है और इलास्टिसिटी का मतलब ये प्रोसेस है या फिर प्रॉपर्टी है। फिर भी देख लेते हैं यहाँ पे लिखा क्या है। इफ अ बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स अप टू इट्स इलास्टिक लिमिट, इट इज सेड टू बी इलास्टिक बॉडी। तो इलास्टिक बॉडी एक ऐसा बॉडी है जो जिसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में वो क्या कर जाता है, वापस से रिटर्न आ जाता है। बट याद रखना, यहाँ पर जो हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं वो इलास्टिक लिमिट तक लगाते हैं। अर्थात इलास्टिक लिमिट तक लगाने का मतलब ये है, हम लोग जो फोर्स अप्लाई करते जाते हैं वो उसकी इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो अपनी वो पुरानी अवस्था में वापस नहीं आएगा वो बॉडी। तो उसी लिमिट को क्या कहा जाता है, इलास्टिक लिमिट। इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, आप लोग घबराइए मत। इस चीज़ को बस याद रखिएगा, जब हम लोग किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते जाते हैं तो वो इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वहां पर जो फोर्स लगाते हैं ना, डिफॉर्मिंग फोर्स, उस फोर्स को किस लिए लगाते हैं, उस बॉडी के शेप, साइज को चेंज करने के लिए। बट जैसे ही हम लोग इस डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाते हैं, रिमूव करते हैं, तो वो बॉडी क्या करते हैं, अपने पुरानी अवस्था में वापस से आ जाता है, रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप। तो इस प्रकार की बॉडी को, इस प्रकार की प्रॉपर्टी जो जो बॉडी शो करता है, उन सभी बॉडीज को हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिक बॉडी कहते हैं। या इसी को दूसरी भाषा में ऐसे भी बोल सकते हैं, द टेंडेंसी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स शेप एंड साइज बाय अ बॉडी इज कॉल्ड इलास्टिक एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। तो इलास्टिक क्या होता है, कोई भी ऐसे बॉडी, इलास्टिक हम लोग उस बॉडी को कहेंगे जो कि एक टेंडेंसी, एक बिहेवियर या एक प्रॉपर्टी शो करता है। वो प्रॉपर्टीज क्या है कि उसके ऊपर जब हम लोग फोर्स लगाते हैं और जो फोर्स लगाते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, वो उसका क्या करते हैं, अपोज करते हैं, क्या करते हैं, विरोध करते हैं। और विरोध कर क्यों करते हैं, क्योंकि वो अपने शेप एंड साइज में चेंज करना नहीं चाहता है। तो इस प्रकार का जो प्रॉपर्टी शो करता है, इस प्रकार का जो प्रॉपर्टी शो करता है उस बॉडी को इलास्टिक कहते हैं। और उस प्रॉपर्टीज को, टेंडेंसी की उस प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। इसीलिए मैं पहले से ही बता दिया था, इलास्टिक एक मटेरियल होता है, एक बॉडी होता है या एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। और इलास्टिसिटी क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ बॉडी होती है। कौन सी प्रॉपर्टीज ऑफ बॉडी होती है, इलास्टिक बिहेवियर शो करने की, या हमारे द्वारा जो डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया जाता है उसको अपोज करने की टेंडेंसी को ही क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ये दोनों डेफिनेशन को याद रखने के साथ साथ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इलास्टिक क्या है, इलास्टिसिटी क्या है, इसको एक ही समझते हैं।
याद रखना, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इलास्टिक का मतलब होता है बॉडी, और इलास्टिक बॉडी जो है जो प्रॉपर्टी शो करता है, वो जो नेचर जो बिहेवियर शो करता है, उस प्रॉपर्टीज को, उस बिहेवियर को हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ रखा होगा कि कोई भी मटेरियल होता है, जैसे कि ये एक मटेरियल है, एक कॉपर का वायर है, तो ये करंट का क्या करता है, थोड़ा बहुत तो अपोज करेगा ही। तो उस अपोज की प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। और इस मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं, रजिस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, रजिस्टर कहते हैं। तो यहाँ पर रजिस्टर क्या होता है, एक मटेरियल होता है, और रेजिस्टेंस क्या होती है, एक प्रॉपर्टीज होती है। सिमिलरली उसी प्रकार यहाँ भी है, इलास्टिक क्या है, एक बॉडी है, और इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टीज है ना। आगे बात करते हैं, यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, इसको याद रखिएगा। अगर आप लोगों को पूछा जाए कि रबर और स्टील के बीच में किसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, तो इस चीज़ को याद रखना। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर रबर आंसर देते हैं। क्या देते हैं, रबर की इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है ऐसा बोलते हैं, मगर ऐसा नहीं है। स्टील की इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। और क्यों होती है, आइए उसको देखते हैं। Steel has more elasticity than rubber because the elastic limit of steel is maximum than the rubber, or steel is more oppose the deforming force than the rubber। तो यहाँ पर स्टील की इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है रबर के कंपैरिजन में, ये तो पता चल गया। लेकिन इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न ये है क्योंकि इलास्टिक लिमिट जो है स्टील की वो ज़्यादा होती है, और रबर का इलास्टिक लिमिट क्या होता है, कम होता है। और यहाँ पर हम लोग पहले ही डेफिनेशन में देख चुके हैं कि किसी भी बॉडी के ऊपर जब हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, कहाँ तक अप्लाई करते हैं, इलास्टिक लिमिट तक। तो इलास्टिक लिमिट किसकी ज़्यादा होती है, स्टील की। या दूसरे डेफिनेशन से इसको समझें तो जो हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं उसका सबसे ज़्यादा अपोज कौन करेगा, स्टील करेगा ना। और रबर के ऊपर जब हम लोग जो फोर्स लगाते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि वो ब्रेक हो जाएगा, लेकिन स्टील ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे द्वारा जो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया जा रहा है उसको ज़्यादा अपोज करेगा ये। ठीक है, इसलिए स्टील की जो इलास्टिसिटी जो प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू रबर। ठीक है, स्टील इज मोर अपोज द डिफॉर्मिंग फोर्स दैन द रबर, वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, इसीलिए इसको मैं यहाँ पर स्पेशली नोट करके लिखा हूँ। आगे बात करते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या होता है। Perfectly elastic body, if a body regain its original size and shape completely and immediately after the removal of deforming force, it is said to be perfectly elastic body। ऐसा बॉडी जो तुरंत जो डिफॉर्मिंग फोर्स है उसको अप्लाई किए हैं, उसको जैसे हम लोग रिमूव करते हैं तुरंत इमीडिएटली जो बॉडी है वो तुरंत अपने पहले वाले शेप और साइज और शेप में क्या करते हैं, वापस आ जाते हैं। तो इस प्रकार की बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कहते हैं। इसका एग्जांपल है फाइबर, और दूसरा एग्जांपल है क्वार्ट्ज। ये ऐसे बॉडी हैं, ये ऐसे मटेरियल हैं जो परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। मतलब इसके ऊपर जो फोर्स लगाते हैं इलास्टिक लिमिट तक, इसको याद रखिएगा, इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना है, नहीं तो ब्रेक हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये फाइबर और क्वार्ट्ज ऐसे बॉडी हैं या ऐसे मटेरियल है जिसके ऊपर हम लोग फोर्स लगाते हैं, और उस फोर्स को जैसे रिमूव करते हैं ये तुरंत इमिडिएटली क्या हो जाता है, तुरंत अपने पुराने वाले पोजीशन शेप साइज में वापस आ जाता है। तो इस प्रकार की बॉडी को क्या कहते हैं, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कहते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब आगे हम लोग बात करेंगे प्लास्टिसिटी के बारे में। किसके बारे में, प्लास्टिसिटी के बारे में। इफ अ बॉडी डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, इट इज सेड टू बी प्लास्टिक बॉडी एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। फिर से यहाँ पर दो वर्ड आ रहा है, एक प्लास्टिक आ रहा है और एक प्लास्टिसिटी आ रहा है। तो प्लास्टिक क्या है, यहाँ पर प्लास्टिक का मतलब एक मटेरियल के बारे में बात किया जा रहा है, और यहाँ पर प्लास्टिसिटी मतलब यहाँ पर बॉडी के प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया जा रहा है, प्लास्टिसिटी। ठीक है, तो प्लास्टिक बॉडी होता क्या है, एक ऐसा बॉडी जिसके ऊपर जब हम लोग फोर्स लगाते हैं तो उसके साइज और सेज में चेंज तो हो जाता है, बट हम लोग जब अप्लाइड फोर्स को या डिफॉर्मिंग फोर्स को जैसे ही रिमूव करते हैं तो
वो अपने पुरानी अवस्था में वापस नहीं आता है। तो इस प्रकार के बॉडी को क्या कहते हैं? प्लास्टिक बॉडी कहते हैं। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, कोई भी बॉडी जिसके ऊपर हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं और उस डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाने के बाद भी वो अपनी पुरानी या ओरिजिनल साइज एंड शेप में वापस नहीं आता है, तो इस प्रकार की बॉडी को क्या कहते हैं? प्लास्टिक बॉडी कहते हैं। और इस तरह की जो प्रॉपर्टी शो करता है, इस प्रकार की जो प्रॉपर्टी होता है, उस प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कहते हैं? प्लास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं प्लास्टिक बॉडी की जो बिहेवियर होती है उसको हम लोग, या जो प्रॉपर्टीज होती है उसको प्लास्टिसिटी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है च्युइंगम। इसका एग्जाम्पल क्या है? च्युइंगम। इसके ऊपर हम लोग फोर्स लगाते हैं तो इसका शेप एंड साइज जो है चेंज हो जाता है, बट ये वापस से अपनी पुरानी अवस्था में वापस नहीं आता है उसको हटाने के बाद भी। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लास्टिक बॉडी कहते हैं, और इसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको प्लास्टिसिटी कहते हैं। अब बात करते हैं परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। अब हम लोग बात करते हैं परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। इफ अ बॉडी डज नॉट शो एनी टेंडेंसी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप इवन आफ्टर रिमूवल of deforming force, it is said to be a perfectly plastic body. कोई भी बॉडी जो है, इफ अ बॉडी डज नॉट शो टेंडेंसी ऑफ रिगेन, कोई भी बॉडी हो जो ये टेंडेंसी शो नहीं करता है कि जो डिफॉर्मिंग फोर्स है उसको अप्लाई किए थे डिफॉर्मिंग फोर्स, उसको हटाने के बाद भी वो अपने ओरिजिनल साइज एंड शेप में वापस नहीं आता है, जरा भी नहीं आता है। ठीक है, जरा भी नहीं आता है बोलने का मतलब, जैसे कि यहाँ पर च्युइंगम था, ये तो हम लोग जो डिफॉर्मिंग फोर्स होता है उसको अप्लाई करते हैं, सॉरी उसको रिमूव करते हैं, तो ये थोड़ा बहुत ये अपने साइज में आने की कोशिश करता है लेकिन आता नहीं है। बट परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी क्या होता है? ज़रा भी, थोड़ा सा भी वो अपने ओरिजिनल साइज शेप एंड साइज में वापस नहीं आता है। तो इस प्रकार का टेंडेंसी जो जिस बॉडी में होता है उस बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं? परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कहते हैं। जैसे कि पुट्टी जब वॉल पर लगता है तो वो कोशिश भी नहीं करता अपनी पुरानी अवस्था में आने का। जैसे कि पैराफिन वैक्स है, मड मतलब कीचड़, तो ये सभी क्या है? इसके एग्जाम्पल है। परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी बोलते हैं इन सभी को क्या कहते हैं? परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी कहते हैं। और च्युइंगम क्या है? प्लास्टिक बॉडी है, ऐसा कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये दोनों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि यहाँ पर मैंने नोट करके लिखा है। इन प्रैक्टिकली नो बॉडी परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक, इस चीज़ को याद रखिएगा। अभी हम लोग फिजिक्स में बात कर रहे हैं, बट ऐसा रियल लाइफ में या प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई भी बॉडी जो है परफेक्टली इलास्टिक हो या फिर परफेक्टली प्लास्टिक हो। केवल प्लास्टिक बॉडी पॉसिबल है और इलास्टिक बॉडी पॉसिबल है, मगर परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। इसके साथ ही एक चीज़ और याद रखिएगा, जिस भी बॉडी में इलास्टिक बिहेवियर शो करता है या इलास्टिक की प्रॉपर्टी शो करता है, तो उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी जितनी ज़्यादा होती है उसकी प्लास्टिक बिहेवियर क्या होता है? उतना ही कम होता है। और जितना कम इलास्टिक बिहेवियर होता है उस बॉडी में उतना ही ज़्यादा क्या होता है? प्लास्टिक बिहेवियर होता है। तो ये रिलेशन को याद रखिएगा, इस रिलेशन को याद रखिएगा। आई होप ये सारा पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलिए इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, और इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, इलास्टिक बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ इंटर एटॉमिक फोर्स। इलास्टिक बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ इंटर एटॉमिक फोर्स। तो सबसे पहली चीज़, ये इंटर एटॉमिक फोर्स होता क्या है? इसमें किसी को कन्फ्यूज़न होगा, तो इसको मैं एक बार बता देता हूँ, उसके बाद इसके बिहेवियर के बारे में बात करेंगे। जैसे कि ये कोई मटेरियल है, कहता हूँ कि मेरे पास ये एक बॉडी है, और हम लोग को पता है कोई भी मटेरियल या कोई भी बॉडी होता है वो छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होता है। तो जब मैं इसको जूम करूंगा तो मुझे क्या दिखाई देंगे? छोटे छोटे एटम्स दिखाई देंगे। अगर ये सॉलिड बॉडी होगा तो ये एटम्स जो है पास पास में दिखाई देगा, अगर ये बॉडी लिक्विड होगा तो थोड़ा दूर दूर में दिखाई देगा, और अगर ये मटेरियल जो है गैस मटेरियल होगा
ये गैस से बना हुआ बॉडी होगा, तो इसके एटम जो है दूर दूर दिखाई देंगे। तो ये सभी अभी मैं सॉलिड के केस में बात करता हूँ, अभी हम लोग इंटर एटॉमिक फोर्स की बात कर रहे हैं, तो मैं कंसिडर कर लेता हूँ ये एक मटेरियल है जो कि सॉलिड बॉडी है। और सॉलिड बॉडी को जब हम लोग जूम करके देखते हैं तो इसके जो एटम है पास पास में रहते हैं, एक दूसरे से चिपके रहते हैं। और एक दूसरे से जब चिपके रहते हैं तो ये कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा इनके बीच में, कुछ ना कुछ किसी न किसी फोर्स के द्वारा ये बॉन्डेड है। तो अगर मैं इसको जूम करके किसी दो एटम को जब मैं यहाँ से बाहर निकालूं, तो अगर इन दोनों एटम्स को मैं ध्यान से देखूं तो इन दोनों एटम के बीच कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा, जिस वजह से ये दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं। तो इसी फोर्स को क्या कहा जाता है? इंटर एटॉमिक फोर्स कहा जाता है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, जैसे कि मैं कंसिडर कर लेता हूँ यहाँ पर मेरे पास एक बॉडी है, एक सॉलिड बॉडी है। जब मैं इसको जूम करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये छोटे छोटे एटम से मिलकर बना हुआ है। और ये सॉलिड बॉडी है तो चूंकि इसके सभी एटम एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखता है। और जब मैं इसको और जूम करता हूँ तो इनमें से दो एटम जो है, इनको और जूम करता हूँ तो सभी एटम एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं। जब दो एटम को यहाँ पर अलग करके देखता हूँ तो दोनों भी एक न एक किसी फोर्स के द्वारा बंधे हुए रहते हैं, बॉन्डेड रहते हैं। इन दोनों एटम्स के बीच कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है, इस वजह से दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो इसी फोर्स को मैं क्या कहता हूँ? इंटर एटॉमिक फोर्स कहता हूँ। अब चलिए इस एटम्स के या इस सॉलिड के या इस मटेरियल के इलास्टिक बिहेवियर के बारे में जानते हैं इस इंटर एटॉमिक फोर्स के थ्रू। ठीक है। सिंस वी नो दैट द एटम इन अ सॉलिड आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटरएटॉमिक फोर्स, इसी को मैं यहाँ पर बता रहा था। क्योंकि हम लोगों को पता है कि सभी सॉलिड मटेरियल में क्या होते हैं? इंटर एटॉमिक फोर्स होता है। इसी इंटर एटॉमिक फोर्स, ये हेल्ड का मतलब होता है सॉलिड के सभी एटम्स जो है क्या रखते हैं? इंटर एटॉमिक फोर्स रखते हैं, जिससे ये एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं। द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन इंटर एटॉमिक फोर्स विद इंटर एटॉमिक सेपरेशन। और ये जो इंटर एटॉमिक फोर्स से बंधे हुए रहते हैं, इस वजह से इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी इसमें क्या होता है? वेरिएशन प्रोड्यूस होता है। वेरिएशन का मतलब कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज। ठीक है, इसी को यहाँ पर लिखा हुआ है, द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड इंटर एटॉमिक फोर्स विथ इंटर एटॉमिक सेपरेशन। ये दोनों बॉडी जब अलग दूर चले जाते हैं या फिर इक्विलिब्रियम स्टेट में रहते हैं या फिर कंप्रेस हो जाते हैं, तो ये तीन प्रकार की घटना होती है। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी सॉलिड मटेरियल में तीन प्रकार की घटना होती है। पहली चीज, उनके बीच का, ये जिस एटम से बने हुए हैं वो एटम एक दूसरे से कहाँ चले जाते हैं? दूर चले जाते हैं, फर पॉइंट पर चले जाते हैं। दूसरा, ये कंप जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेच्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेच्ड बोलते हैं। फर मत बोलना, इसको स्ट्रेच्ड हो जाते हैं बोलते हैं, क्योंकि फर पॉइंट कुछ ज़्यादा दूर, ज़्यादा डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं फर पॉइंट को। यहाँ पर स्ट्रेच्ड हो जाते हैं बोलना। दूसरा हो जाता है कंप्रेस्ड। दूसरा क्या हो जाता है? कंप्रेस्ड हो जाता है बोलते हैं। और थर्ड सिचुएशन है, ये इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है। थर्ड किस स्टेट में रहता है? इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है। स्ट्रेच का मतलब डिस्टेंस बढ़ जाएगा, कंप्रेस का मतलब डिस्टेंस जो है इन डिक्रीज हो जाएगा। किसके बीच का? टू एटम्स के बीच का। और इक्विलिब्रियम में न तो स्ट्रेच होगा न तो कंप्रेस होगा। ये तीन सिचुएशंस देखने को मिलता है किसी भी सॉलिड बॉडी में हमको। और इसी वजह से, इसी तीनों घटना की वजह से इस बॉडी का एटम्स का जो पोटेंशियल एनर्जी है और जो इंटर एटॉमिक फोर्स है, इन दोनों में क्या पैदा होता है? वेरिएशन आता है इंटर एटॉमिक सेपरेशन की वजह से। इंटर एटॉमिक सेपरेशंस को आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसी की वजह से पोटेंशियल एनर्जी और इंटर एटॉमिक फोर्स में क्या आता है? वेरिएशन आता है। उसी वेरिएशन को अभी हम लोग देखने वाले हैं एक ग्राफ के थ्रू। सबसे पहली चीज, हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है, हम लोग देख चुके हैं कि पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी दो एटम के बीच की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? -GMM/r होता है। जहां पर r होता है इंटर एटॉमिक सेपरेशन। जैसे कि ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? r होता है। इसी को बोला जाता है इंटर एटॉमिक सेपरेशन। और यहाँ पर इस वाले बॉडी का मास कैपिटल M है, इस वाले बॉडी का मास M है। और दोनों के बीच एक फोर्स काम कर रहा है। ठीक है।
और इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो वो पोटेंशियल एनर्जी इतना होता है, इसका डेरिवेशन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। और यहाँ पर जी का मतलब होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला जाता है। और यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज जो है ये हमको बताता है कि एटम्स के बीच, जिस एटम की बात कर रहे हैं इनके बीच कौन सा फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यू प्रोपोर्शनल -1/r। ये इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं। और ये इक्वेशन नंबर 1 हमको ये बताते हैं कि आर का वैल्यू जैसे जैसे डिक्रीज होता है वैसे वैसे एटम के बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी है ये इंक्रीज होती है। और जैसे जैसे आर का वैल्यू इंक्रीज होता है वैसे वैसे यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसी प्रकार एक चीज और हम लोग को पता है जो कि पढ़ चुके हैं, जो पोटेंशियल एनर्जी है ये वर्क डन के इक्वल होता है। और वर्क डन का डेफिनेशन हम लोग देख चुके हैं, जब फोर्स क्या हो, वेरिएबल हो। तो वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन का डेफिनेशन होता है -∫F/dr होता है। और इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसी को मैं ग्रेडियंट फॉर्म में लिख सकता हूँ। यहाँ पर इसको जब मैं ग्रेडियंट फॉर्म में लिखूंगा तो F -du/r हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे ना तो फिर से हमको यही मिल जाएगा। जब मैं F -du/dr का इंटीग्रेशन करूंगा तो फिर से मुझे यही मिल जाएगा। इसलिए मैं इस वाले टर्म को ऐसा लिख सकता हूँ। कैसे हो जाएगा, इसको मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा, इसको यहीं रहने दूंगा, du -f/dr हो जाएगा। और जब इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो ये u हो जाएगा और ये हो जाएगा -f/dr हो जाएगा। तो मिल गया ना। इसलिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। इसको बोला जाता है पोटेंशियल एनर्जी का ग्रेडियंट। इसको क्या बोला जाता है, पोटेंशियल एनर्जी का ग्रेडियंट। और इस रिलेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, F जो है प्रोपोर्शनल होता है U/R के। F जो है प्रोपोर्शनल होता है U/R के। और ये निगेटिव जो है इसको यहाँ पर लिख दी है, ये निगेटिव है। यहाँ पर निगेटिव केवल क्या बता रहा है हमको, एटम्स के बीच अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी शो करता है, इसको इंडिकेट कर रहा है। कौन, निगेटिव, दोनों ही इक्वेशन में। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लेता हूँ। आई होप ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 कहाँ से आया है ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। और यहाँ से ये रिलेशन भी समझ में आ गया होगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर के, फोर्स भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। इसका मतलब आर का वैल्यू जितना कम होगा फोर्स का वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा, आर का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा फोर्स का वैल्यू उतना ही कम होगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 ग्राफिकली रिप्रेजेंट एज सो इन फिगर। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको एक बार देख लेते हैं। जैसे कि इस फिगर में आप लोग देख पा रहे हैं, ये है एक्स एक्सिस, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में हम लोगों ने कंसिडर किया है इंटर एटॉमिक सेपरेशन, अर्थात एटम्स के बीच का डिस्टेंस r। और वाई एक्सिस में हम लोगों ने कंसिडर किए हैं एटम के बीच का पोटेंशियल एनर्जी u, जिसको कैपिटल U से रिप्रेजेंट किए हैं। जैसे कि अब भी कुछ देर पहले इक्वेशन नंबर 1 से जो रिलेशंस देखे थे 1/r। यहाँ पर r का वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होता है, जैसे कि यहाँ से जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, देखो इतना 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 एकदम स्मॉल अमाउंट में r का वैल्यू हम लोग इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पर u का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। और जब यहाँ पर डिक्रीज करते जाते हैं तो एक कंडीशन ऐसा आता है, जब r का वैल्यू किसके इक्वल हो जाता है, r0 के। r का वैल्यू जो है r0 के इक्वल हो जाता है तो उस सिचुएशंस पर एक्चुअल में हमको पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू 0 मिलना चाहिए था। ये है r0। यहाँ पर r का वैल्यू कितना है, r0 के इक्वल है। ठीक है। तो इस पॉइंट पर अच्छा एक चीज बताओ, एक चीज याद रखना, बहुत लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा होगा कि r को r0 के इक्वल क्यों लिए हैं। एक्चुअल में r0 r का ही वैल्यू है, बट इसको हम लोग r0 से इंडिकेट किए हैं, नोट किए हैं। तो ऐसा इंडिकेट क्यों किए, ऐसा नोटेशन क्यों यूज किए, क्योंकि यहाँ पर r0 जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट को शो करता है। किस पॉइंट को शो करता है, इक्विलिब्रियम स्टेट को शो करता है। स्टेट को शो करता है एटम के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस का। इसलिए यहाँ पर r को यहाँ पर हम लोग r0 लिए हैं ताकि हमको पहचान आ जाए कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी और सेपरेशन डिस्टेंस के बीच क्या रिलेशन होता है, और जो इंटर एटॉमिक फोर्स है और जो सेपरेशन डिस्टेंस है r के बीच क्या रिलेशन है। यहाँ भी हम लोगों ने r0 शो किए हैं।
तो ये आर का ही वैल्यू है, आप लोग अलग मत समझना, आर जीरो आर का ही वैल्यू है, बट नोटेशन अलग है। आर जीरो जो कि इक्विलिब्रियम स्टेट या नॉर्मल स्टेट को शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आर के वैल्यू को जैसे जैसे इंक्रीज करते जाते हैं, तो आर के वैल्यू को हम लोग कहाँ तक इंक्रीज करते हैं, आर जीरो तक। और आर का वैल्यू जो आर जीरो के इक्वल हो जाता है, तो यहाँ पर हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलना चाहिए, जीरो मिलना चाहिए। बट ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि किसी भी सॉलिड में एटम्स के बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी वो जीरो हो। तो जीरो ना होकर क्या होता है, ये मिनिमम होता है। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जीरो क्यों पॉसिबल नहीं है। तो बेटा याद रखना, कोई भी सॉलिड मटेरियल होता है, खासकर इलास्टिक बॉडी या जो सॉलिड मटेरियल जो इलास्टिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, उस उनमें जो एटम पाया जाता है वो स्प्रिंग की भांति व्यवहार करते हैं या बिहेवियर शो करते हैं। जैसे कि ये एक एटम है, जैसे कि ये क्रिस्टल है, इसको हम लोग सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल कंसीडर कर सकते हैं। तो इसमें कौन कौन सा एटम पाया जाता है, तो ये क्रिस्टल जो है केवल सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना हुआ है। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, आप लोग देख पा रहे हैं कुछ ना कुछ सेपरेशन डिस्टेंस है, इसको हम लोग स्प्रिंग से कनेक्टेड है ऐसा कंसीडर कर सकते हैं। और जब ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है तो जाहिर सी बात है इसमें तीन घटनाएं घटित हो रही होंगी। पहली चीज, या तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा, दूसरा चीज ये स्ट्रेस्ड कंडीशन में रहेगा, और तीसरा चीज कंप्रेस्ड कंडीशन में रहेगा। ये तीन सिचुएशंस क्रिएट होते हैं, ठीक है। इंटर एटॉमिक प्रॉपर्टीज को समझाने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने ऐसा कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया था, उसी कॉन्सेप्ट की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसी को बोला जाता है स्प्रिंग बॉल मॉडल। इसी को क्या कहा जाता है, स्प्रिंग बॉल मॉडल फॉर द इलस्ट्रेशन ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड। तो किसी भी सॉलिड बॉडी के इलास्टिक बिहेवियर को शो करने के लिए इस मॉडल का यूज किया था साइंटिस्ट लोगों ने, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। उन लोगों ने कंसीडर किया था कि कोई भी इलास्टिक बिहेवियर शो करने वाला जो सॉलिड है या बॉडी है, उनका एटम जो है एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है ऐसा कंसीडर कर सकते हैं। इसीलिए इनका एटम जो है इलास्टिक बिहेवियर शो करने वाले बॉडी का जो एटम है स्प्रिंग से बंधा हुआ है ऐसा कंसीडर करने की वजह से तीन प्रकार की प्रॉपर्टी शो करता है। पहला कंप्रेस्ड प्रॉपर्टी शो करता है, दूसरा स्ट्रेच्ड की प्रॉपर्टी शो करता है, और तीसरा नॉर्मल स्टेट की बिहेवियर शो करता है। ठीक है, इसको इसके ऊपर एक बार और बात करूंगा, पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं। इसीलिए इसीलिए जब आर का वैल्यू आर जीरो के इक्वल हो जाता है, तो एटम्स के बीच कुछ ना कुछ अट्रैक्शंस का या रिपल्सन का फोर्स लगता है। अब जब फोर्स लग रहा है तो जाहिर सी बात है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो ही नहीं सकती। इसलिए हम लोग इसको क्या कंसीडर करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है। कहाँ पर, जब आर का वैल्यू आर जीरो के इक्वल हो जाता है। और इस मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग किससे डिनोट किए हैं, यू जीरो से। किससे, यू जीरो से। तो याद रखना इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, यू जीरो, जो कि क्या है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। किस पॉइंट पर, आर इज इक्वल टू आर जीरो पर। उसके बाद फिर से इधर आर का वैल्यू बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। फिर इधर जो एटम्स है वो कैसा बिहेवियर शो करने लगते हैं, अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी शो करने लगता है। तो ये रहा पोटेंशियल एनर्जी और सेपरेशन डिस्टेंस आर के बीच ग्राफ या रिलेशन। याद रखना ये r इज इक्वल्स टू आर जीरो है, और अगर इससे आगे जाते हैं तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये कौन सा वैल्यू है, जब r का वैल्यू ग्रेटर देन होता है आर जीरो से। और ये वाला पोर्शन कौन सा है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन कौन सा पोर्शन है, जब r का वैल्यू लेस देन होता है आर जीरो से। और ये वाला पोर्शन क्या कौन सा है, ये वाला पोर्शन है जब r का वैल्यू आर जीरो के इक्वल होता है। इस चीज को याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इंटर एटॉमिक फोर्स और सेपरेशन डिस्टेंस के बीच क्या रिलेशन होता है। तो याद रखना जैसे जैसे आर के वैल्यू को हम लोग डिक्रीज करते जाते हैं, डिक्रीज करते जाते हैं, तो एफ का वैल्यू इंक्रीज होते जाता है, इंक्रीज होते जाता है। कहाँ तक इंक्रीज होता है, जब तक कि आर का वैल्यू आर जीरो के इक्वल ना हो जाए। अर्थात याद रखना जब आर का वैल्यू आर जीरो से छोटा होता है तो इस समय जो फोर्स लगता है दो एटम्स के बीच में, वो कैसे प्रॉपर्टी शो करता है, रिपल्सन की प्रॉपर्टी शो करता है। और जब आर का वैल्यू आर जीरो के इक्वल हो जाता है तो यहाँ पर इस फोर्स का वैल्यू क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। इस फोर्स का वैल्यू क्या हो जाता है, मिनिमम। तो इस सिचुएशंस में यहाँ पर एटम्स के बीच कोई कोई फोर्स नहीं लगता है, ये स्टेबल स्टेट में आ जाते हैं या फिर इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाते हैं। किस स्टेट में आ जाते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाते हैं। आर इज इक्वल टू आर जीरो पर एटम्स के बीच कोई फोर्स नहीं लगता है। और जैसे ही ये आर का वैल्यू बढ़ता है
आर का वैल्यू आर जीरो से आगे बढ़ता है, अर्थात यहाँ पर आर का वैल्यू ग्रेटर देन हो जाता है आर जीरो से, तो यहाँ पर एटम के बीच फोर्स लगने लगता है, और वो फोर्स कौन सा होता है? अट्रैक्शन का फोर्स होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये रहा ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जी एंड सेपरेशन डिस्टेंस एंड फोर्स, इंटर एटॉमिक फोर्स एंड सेपरेशन डिस्टेंस आर। अब इसी को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। अभी मैं ग्राफिकली समझाया हूँ कि आर का वैल्यू इंक्रीज होने पर कैसे डिक्रीज होता है पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स, ठीक है, या वाइस वर्सा। अब इसी को प्रैक्टिकली हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जब मैं आप लोगों को बोल रहा था कि आर का वैल्यू आर जीरो के इक्वल होता है, वो कंडीशन ये है, दोनों एटम्स के बीच ना तो स्टेज वाला कंडीशन होता है ना ही कंप्रेस वाला कंडीशन होता है, दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में होते हैं। तो जब दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में होते हैं तो आर इज इक्वल टू आर जीरो होता है। ठीक है, मैं कंसिडर कर लेता हूं किसी सॉलिड, किसी इलास्टिक बॉडी का, या एक ऐसा सॉलिड जो इलास्टिक बॉडी है, उस बॉडी का ये दो एटम यहाँ पर कंसिडर किया हूँ। अभी दोनों एटम कौन सी स्टेट में है? इक्विलिब्रियम स्टेट में है, अर्थात ये एक एटम है ए, ये दूसरा एटम है बी, इसका सेंटर पॉइंट है ये, इसका सेंटर पॉइंट है ये, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? आर। और यहाँ पर आर क्या है? आर जीरो के इक्वल है। यहाँ पर आर को हम लोग आर जीरो के इक्वल लिए हैं, और ये अभी इनके बीच ना तो स्ट्रेच है ना तो कंप्रेस्ड है, ये कौन सी स्टेट में है? नॉर्मल स्टेट में है, या स्टेबल स्टेट में है, या इक्विलिब्रियम स्टेट में है। यहाँ पर इन एटम के बीच कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इन एटम के बीच कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ये वाला कंडीशन है। ठीक है, इसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, जब ये इन दोनों एटम को क्या कर देता हूँ? स्ट्रेच कर देता हूँ। तो स्ट्रेच करूंगा तो ये इसका मिड पॉइंट था, तो ये वाला बॉडी इधर स्ट्रेच हो जाएगा और ये वाला बॉडी इधर स्ट्रेच हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर आर का वैल्यू क्या हो गया? आर का वैल्यू इंक्रीज हो गया, अर्थात आर का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया? ग्रेटर देन आर जीरो हो गया। ये आर जीरो से ज्यादा हो गया ना आर का वैल्यू। तो जब आर का वैल्यू ग्रेटर देन आर हो जाता है तो यहाँ पर कौन सा कंडीशन आता है? स्ट्रेच्ड कंडीशन। तो इस सिचुएशंस में ये वाला बॉडी जो है इस तरफ फोर्स लगाएगा और ये वाला बॉडी जो है इस तरफ फोर्स लगाएगा। क्यों लगाएगा? क्योंकि ये नॉर्मल स्टेट या इक्विलिब्रियम स्टेट में आना चाहता है। जैसे कि यहाँ पर स्प्रिंग है ना भाई, और इसको हम लोग इधर खींचेंगे और इसको इधर खींचेंगे, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा ना अपने इक्विलिब्रियम स्टेट में आने के लिए। तो वही कंडीशन है ये, जब आर का वैल्यू ग्रेटर देन हो जाता है आर जीरो से, तो ये स्ट्रेच्ड स्टेट है, और यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। इसीलिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ जब आर का वैल्यू ग्रेटर देन आर जीरो हो जाता है तो ये वाला जो कर्व्ड लाइन है ये हमको क्या रिप्रेजेंट करता है? अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी को शो करता है किसी भी एटम के बीच में। ये हो गई सेकंड कंडीशन, ये पहली कंडीशन थी और ये सेकंड कंडीशन थी। अब थर्ड कंडीशन की बात करते हैं जो कंप्रेस्ड स्टेट है। कंप्रेस्ड स्टेट का मतलब इधर से पकड़कर और इधर से पकड़कर हम लोग इसको क्या कर दिए? कंप्रेस कर दिए। तो कंप्रेस कर दिए हैं तो यहाँ पर आर का वैल्यू क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है आर जीरो से। पहले आर का वैल्यू आर जीरो के इक्वल था, इतना था। जब मैं इसको कंप्रेस करूंगा तो ये इधर खिसक जाएगा, ये इधर खिसक जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ठीक है, आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो आर लेस देन आर जीरो। तो इस सिचुएशन में क्या करेगा? ये जो कंप्रेस वाला कंडीशन है ये क्या करेगा? अब ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, मतलब ये एक दूसरे को रिपल करेगा। ये एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। कौन से कंडीशन में? कंप्रेस्ड स्टेट में। इसीलिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ जब आर का वैल्यू छोटा हो आर जीरो से, तब ये कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा? रिपल्सन की प्रॉपर्टी शो करेगा। कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा? रिपल्सन की प्रॉपर्टी शो करेगा। तो ये तीन प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं किसी भी इलास्टिक बॉडी में, इसीलिए वो सॉलिड बॉडी जो है इलास्टिक प्रॉपर्टी शो करता है। यही रीजन है कि कोई भी सॉलिड बॉडी जो है इलास्टिक बिहेवियर शो करता है, जिसको हम लोग स्प्रिंग बॉल मॉडल के द्वारा समझ चुके हैं। ठीक है, और इंटर एटॉमिक सेपरेशंस के कॉन्सेप्ट से या इंटर एटॉमिक फोर्स के कॉन्सेप्ट से भी हम लोग समझ चुके हैं कि कोई भी सॉलिड बॉडी जो है ऐसा बिहेवियर क्यों शो करते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं यहाँ पर इंटर एटॉमिक फोर्स। ये जो इंटर एटॉमिक फोर्स है इसी को रीस्टोरिंग फोर्स कहा जाता है। इंटर एटॉमिक फोर्स को रीस्टोरिंग फोर्स क्यों कहा जाता है? तो इसको मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे कि ये एक स्प्रिंग है,
ये एक स्प्रिंग है, इस पर एक बॉल या एक बॉडी बंधा हुआ है और इसको मैं यहाँ पर फिक्स कर देता हूँ। जब मैं इसको स्ट्रेच करता हूँ इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करता हूँ, तो ये स्प्रिंग क्या करना चाहता है, इसको अपनी तरफ खींचता है। अपनी तरफ क्यों खींचता है, इसको स्टेबल करने के लिए। तो इसी फोर्स को क्या कहा जाता है, रिस्टोरिंग फोर्स कहा जाता है। और ये फोर्स क्या था, अप्लाइड फोर्स था। ये वाला फोर्स क्या था, अप्लाइड फोर्स था। सेम इसी प्रकार सॉलिड एटम में भी होता है। जैसे कि मैं कंसीडर कर लेता हूँ ये एक एटम है और ये एक एटम है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखे थे ना, जैसे कि ये एक सॉलिड मटेरियल है, इस मटेरियल का कोई भी दो बॉडी को ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक बॉडी इसको ले, एक बॉडी इसको, और ये किससे बंधा हुआ है, स्प्रिंग से। किससे बंधा हुआ, स्प्रिंग से। अब मैं इसको क्या करता हूँ, स्ट्रेच करता हूँ। तो स्ट्रेच करने के लिए मैं स्ट्रेच करूंगा तो एक इसके ऊपर इधर फोर्स लगाऊंगा और इसके ऊपर इधर फोर्स लगाऊंगा। तो ये मेरे द्वारा अप्लाइड फोर्स है और ये अप्लाइड फोर्स मेरे द्वारा अप्लाइड है। तो और क्यों अप्लाई किया हूँ, स्ट्रेच करने के लिए। तो भाई ये स्प्रिंग क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा और इस एटम को भी इधर खींचेगा। तो ये वाला जो फोर्स है, स्प्रिंग के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है, ये फोर्स क्या होगा, इंटर एटॉमिक फोर्स या रीस्टोरिंग फोर्स होगा। तो उसी को यहाँ पर बोला गया फोर्स बिटवीन एटम ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एटम। और ये फोर्स क्यों होता है, अभी तो हम लोग स्प्रिंग मॉडल के द्वारा हम लोग इसको समझा थी इजिली, बट एक्चुअली में सॉलिड मटेरियल के अंदर स्प्रिंग होता है ऐसा नहीं है। वहां पर ऐसा फोर्स इसलिए होता है क्योंकि एटम्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड होते हैं। ये तो हम लोगों ने समझने के लिए स्प्रिंग मॉडल को इमेजिन किए हैं। इलास्टिक बिहेवियर को समझने के लिए साइंटिस्ट लोगों के द्वारा स्प्रिंग मॉडल को समझा गया था। और यहाँ पर भी मैंने स्प्रिंग मॉडल के थ्रू ही आप लोगों को समझाया है। लेकिन बॉडी में एक्चुअल में स्प्रिंग होता नहीं है। वहाँ पर ऐसा काम इसलिए होता है क्योंकि पार्टिकल्स में क्या पाए जाते हैं, चार्ज्ड पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने इसको कहा था कि ये सोडियम क्लोराइड का एक मटेरियल है या एक क्रिस्टल है। तो आप लोगों को पता होगा सोडियम के ऊपर क्या होता है, प्लस चार्ज होता है और इसके ऊपर क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो इसी को यहाँ पर बोला गया है इंटर एटॉमिक फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स का कारण क्या है, तो ये है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसी को यहाँ पर लिखा गया फोर्स बिटवीन एटम ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑफ एटम्स। इसी प्रकार बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो मॉलिक्यूल्स के बीच में चार्ज की वजह से होता है। फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ड्यू टू चार्ज ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो इंटर एटॉमिक फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, आई होप ये सारा पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। तो आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे स्ट्रेस के बारे में। आज के लेक्चर में यहीं तक करते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल।